नमस्कार। देश नहीं झुकने देंगे देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर। और शुरुआत इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, इजरायल ईरान युद्ध से जुड़ी ये बड़ी खबर है। खबर तेहरान से है। इजरायल ने एक और ईरानी परमाणु वैज्ञानिक की हत्या कर दी है। इजरायल के ड्रोन अटैक में ये ईरान का परमाणु वैज्ञानिक मारा गया है। इस बीच आपको बता दें कि परमाणु वैज्ञानिक की मौत पर खामनेई की तरफ से एक बहुत बड़ा संदेश सामने आया है। खामनेई ने अपने देश के नागरिकों से कहा है कि न्यूक्लियर साइंटिस्ट की मौत से डरने की जरूरत नहीं है। खामनेई आगे ये कहते हैं कि दुश्मन हमें डराकर कमजोर करना चाहता है। खामनेई की तरफ से साफ तौर पर यहां पर चेताया जा रहा है, कहा जा रहा है कि ईरानियों को नुकसान या धमकियों से नहीं डरना चाहिए। जिस तरीके से अमेरिका की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि बिना शर्त के सरेंडर करे ईरान, लेकिन ईरान की तरफ से ये बहुत बड़ा संदेश दिया गया है। जिस अमेरिका के अप्रूवल के बाद इजरायल ने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन राइजिंग लॉयन शुरू किया, वो अमेरिका ईरान के खिलाफ युद्ध में उतरने से हिचक रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर हमले को लेकर कंफ्यूजन में नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि ईरान को किसी भी कीमत पर परमाणु बम नहीं बनाने देंगे और ईरान को हर कीमत पर सरेंडर करना ही पड़ेगा। तो वहीं दूसरी ओर ट्रंप ईरान के सबसे अहम न्यूक्लियर साइट फोर्डो पर बंकर बस्टर बम बरसाने में देरी कर रहे हैं। फिलहाल अमेरिका अगले 15 दिनों तक ईरान के खिलाफ जंग को टाल दिया है। अमेरिका ने माना यही जा रहा है कि ट्रंप के इस फैसले के पीछे रूस और चीन की जुगलबंदी नजर आ रही है, जो ईरान के साथ खुलकर समर्थन में उतर आए हैं। रूस ने तो अमेरिका को इस जंग से दूर रहने की चेतावनी तक दे डाली है और इजरायल को साफ कह दिया है कि वो खामनेई के खात्मे का सपना देखना बंद कर दें, क्योंकि अगर खामनेई को कुछ हुआ तो उसके अंजाम से कोई भी देश बच नहीं पाएगा। ऐसे में अमेरिका हाथ पर हाथ धरे बैठा हुआ है। पहली बार इजरायल ईरान से लगातार जो मिसाइलें इजरायल की तरफ से दागी जा रही हैं, वो उस मार को वो झेलता हुआ नजर आ रहा है। अमेरिका की शह पर पहले यूक्रेन जंग में फंसा। अब अमेरिका की शह पर इजराइल जंग में कूदेगा। अमेरिका ने ईरान पर हमले का फैसला 2 हफ्तों तक टाला। यूक्रेन की तरह इजराइल को भी बीच जंग में छोड़ेगा अमेरिका। ईरान पर हमला करने में क्यों हिचकिचा रहे हैं ट्रंप? इस वक्त जब इजराइल को अमेरिका के साथ की सबसे ज्यादा जरूरत है, तब अमेरिका हाथ पर हाथ धरे बैठा है। इस वक्त ईरान की मिसाइलें इजराइल की राजधानी में तबाही की नई कहानी लिख रही हैं। तब अमेरिका ने आंखें बंद कर ली हैं और इस वक्त जब इजराइल का आसमानी रक्षा कवच कमजोर पड़ चुका है, तब अमेरिका ने इजराइल को उसके हाल पर ही छोड़ दिया है। अमेरिका ने इजराइल को साफ कह दिया है
कि अगले 2 हफ्ते तक वो ईरान के खिलाफ जंग में नहीं उतरने वाला है। यानी अगले 15 दिनों तक इजराइल को अपने बूते ही ईरान को संभालना होगा। ईरान पर हमले को लेकर अमेरिका की हिचकिचाहट कोई नई नहीं है, बल्कि 20 साल पहले से ही है, जब 2005 में महमूद अहमदीनजद ईरान के 6ठे राष्ट्रपति बने थे। यानी पिछले 20 सालों से ईरान डंके की चोट पर अपने परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा है। लेकिन अमेरिका ईरान को घुड़की देने और आंख दिखाने और धमकाने के अलावा कोई ठोस कदम नहीं उठा पा रहा है। तो क्या ऐसा है कि इराक और लीबिया जैसे मुस्लिम देशों को जंग में रौंदने वाला अमेरिका अब ईरान पर हमले से परहेज करता आ रहा है, वो भी पिछले 20 सालों से? डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक अमेरिका की हिचकिचाहट के एक नहीं बल्कि कई कारण हैं। अमेरिका को ईरान से जंगी परहेज की पहली वजह ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों का बड़ा स्टॉक। अमेरिका को ईरान से जंगी परहेज की दूसरी वजह मिडिल ईस्ट में अमेरिका के मौजूदा मिलिट्री बेस पर हमले का खतरा। अमेरिका को ईरान से जंगी परहेज की तीसरी वजह अमेरिका में बढ़ता कर्ज। अमेरिका को ईरान से जंगी परहेज की चौथी वजह ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी। अमेरिका को ईरान से जंगी परहेज की पांचवी वजह परमाणु युद्ध का खतरा। और अमेरिका को ईरान से जंगी परहेज की छठी वजह रूस और चीन के जंग में कूदने का खतरा। हालांकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान इजराइल युद्ध में उतरने में देरी का अलग ही कारण बताया है। सूत्रों के मुताबिक ट्रंप का कहना है कि वो ईरान पर हमला करके लीबिया जैसी गलती नहीं दोहराना चाहते। ट्रंप को इस बात का अंदेशा है कि अगर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई को निशाना बनाया गया तो एक और लीबिया पैदा हो जाएगा। दरअसल ट्रंप ने बीते दिनों लीबिया की तबाही का जिक्र करते हुए कहा था कि वो नहीं चाहते कि ईरान भी 2011 की गद्दाफी की हत्या के बाद की अराजकता वाले हालात में चला जाए। लीबिया के तानाशाह जनरल मुअम्मर गद्दाफी की हत्या के बाद से अब तक लीबिया में शांति बहाली नहीं हो पाई है। पूरे देश में असुरक्षा, सशस्त्र विद्रोहियों की गुटबंदी, आए दिन आपसी झगड़े, राजनीतिक अस्थिरता और आतंकवादी हमले होते ही रहते हैं। यही वजह है कि ट्रंप ने ईरान में तख्ता पलट, खामनेई की हत्या की मंजूरी और ईरान में न्यूक्लियर ठिकानों पर बमबारी के फैसले को कम से कम 2 हफ्तों तक टाल दिया है। सूत्रों के मुताबिक ट्रंप फिलहाल केवल ईरान के फोर्डो और नतांज जैसे न्यूक्लियर साइट्स पर अपनी सबसे ताकतवर GPU 57 बंकर बस्टर बमों से तबाह करने की सोच रहे हैं, क्योंकि इन बमों को ले जाने के लिए इजराइल के पास B-2 बॉम्बर जैसे पावरफुल प्लेन नहीं हैं। इसीलिए ये काम अमेरिका को ही करना होगा। लेकिन ईरान के दोनों चुनिंदा न्यूक्लियर साइट पर हमले से पहले ही रूस ने अमेरिका को चेतावनी दे डाली है। रूस ने साफ कहा है कि अगर अमेरिका ने ईरान में टेक्निकल न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल किया तो भयंकर तबाही तय है। क्रेमलिन ने वॉशिंगटन को चेतावनी भेजी है कि ईरान में खामनेई शासन के तख्ता पलट के बारे में सोचना भी दुनिया के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। जबकि खामनेई की हत्या को लेकर बनाई जा रही रणनीति पर रूस ने साफ चेतावनी देते हुए कहा कि खामनेई की हत्या का अंजाम कोई भी देश झेल नहीं पाएगा। Особо предостеречь Вашингтон от военного вмешательства в ситуацию, что стало бы крайне опасным шагом с поистине непредсказуемыми негативными последствиями. Россия отмечает четкие заявления иранской стороны о ее неизменной приверженности обязательствам по договору о нераспространении ядерного оружия и готовности к возобновлению контактов с США для выработки возможных решений, снимающих любые необоснованные подозрения и предубеждения в отношении ядерной программы Тегерана при условии прекращения израильских нападений.
हालांकि ट्रंप और नेतन्याहू अभी भी अपनी उसी बात पर कायम हैं कि ईरान के पास किसी भी सूरत में परमाणु बम नहीं होना चाहिए। इसीलिए ईरान इजराइल युद्ध में सीज फायर का सवाल ही नहीं उठता। दूसरी तरफ ईरान भी अपने परमाणु प्रोग्राम पर समझौता करने के लिए हरगिज तैयार नहीं है, जिसका मतलब यह हुआ कि निर्णायक अंजाम से पहले जंग रुकने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे। अब कुल मिलाकर बात यह है कि इस जंग में अमेरिका ईरान को घुटनों पर झुके हुए देखना चाहता है और इजराइल खामनेई का खात्मा चाहता है। लेकिन अमेरिका और इजराइल की इन हरकतों के आड़े आ रही है रूस और चीन जैसी लाल ताकतें। फिलहाल पेंटागन ने ईरान पर हमले की तैयारी पूरी कर ली है। अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ ने कहा है कि अब उन्हें ट्रंप के आदेश का इंतजार है। एक बार ट्रंप फैसला कर लें तो पेंटागन उसे लागू करने में देरी नहीं लगाएगा। ऐसे में ईरान इजराइल की जंग में नया मोड़ क्या आता है, ये पूरी तरह से अब ट्रंप के फैसले पर निर्भर करता है। और इस बीच एक बड़ी खबर जर्मनी से आ रही है। ईरान के खिलाफ एक और देश खड़ा हुआ है। बड़ी खबर आपको बता दें, जर्मनी के विदेश मंत्री जोहान वेडफुल ने ईरान को बहुत बड़ी और कड़ी चेतावनी दी है। जर्मनी की तरफ से कहा गया है कि परमाणु हथियारों की दिशा में बढ़ने की कोई गुंजाइश नहीं है। ईरान को जर्मनी की तरफ से ये चेतावनी है। जर्मनी आगे ये भी कहता है कि मिसाइल कार्यक्रम को भी बातचीत में शामिल करे तेहरान। ये बहुत बड़ी बात जो है जर्मनी की तरफ से सामने आ रही है। गेंद अब ईरान के पाले में है, क्योंकि ईरान को लगातार ये कहा जा रहा है कि उसे अब पीछे हटना चाहिए। जर्मनी की तरफ से ये भी कहा गया है कि हम इजराइल की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस बीच आपको बता दें कि ईरान इजराइल युद्ध को 8 दिन बीत चुके हैं। दोनों देश एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ घंटों में तबाही की सबसे भयावह तस्वीरें सामने आई है, वो भी इजराइल से, जहां पर ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों ने भारी तबाही मचाई है। ईरान के हमलों से इजराइल के कई ऐसे शहर हैं जो तबाह हो गए हैं। आपको वो तस्वीरें भी दिखाएंगे, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं जिस मोड़ पर यह युद्ध अब पहुंच चुका है, वहां पर दोनों देशों के पास कौन कौन से विकल्प बचे हुए हैं। एक तरफ ईरान बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों के लगातार हमले करके इजराइल में भारी तबाही मचा रहा है, तो वहीं इजराइल के पास भी ईरान पर भीषण जवाबी हमले का विकल्प है, क्योंकि इजराइल जेरिको बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल करके ईरान में भयंकर तबाही मचा सकता है, जिसकी जद में, जी हां, पूरी जद में ईरान आ सकता है, पूरा ईरान आ सकता है। वह ईरान इजराइल के खिलाफ प्रॉक्सी युद्ध तेज कर सकता है, जिसमें हिजबुल्ला, हमास, हुती और शिया मिलिशिया को शामिल करके वो इजराइल पर दबाव बना सकता है। तो इजराइल के पास ये विकल्प है कि वो प्रॉक्सी समूहों पर हमले को और ज्यादा बढ़ावा दे सकता है, तेज कर सकता है, जिससे युद्ध में ईरान कमजोर हो सकता है, क्योंकि पहले ही हिजबुल्ला, हमास, हुती जैसे संगठन इजराइल के निशाने पर हैं। इसके अलावा दोनों देशों के पास साइबर अटैक का विकल्प भी है। ईरान अपने साइबर अटैक से इजराइल के बिजली ग्रिड और वाटर सप्लाई जैसे सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकता है, तो इजराइल ईरान के परमाणु संयंत्र इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना भी बना सकता है। ईरान की मिसाइल, धुआं धुआं इजराइल। ईरान ने हमले किए हैं। इन रडार सिस्टम्स को चकमा देते हुए उन्होंने काफ़ी डीप स्ट्राइक की है इजराइल के अंदर। ईरान के निशाने पर इजराइल के बड़े शहर। Several of our buildings were damaged. 2 of our buildings were directly hit. इजराइल पर ईरान का सबसे बड़ा मिसाइल हमला। I would estimate that it will take us about a year to get into a full gear. ईरान ने इजराइल पर जिस तरह का पलटवार किया,
और अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों से इजराइल के कई शहरों में तबाही मचाई, उसके बाद एक ही सवाल पूछा जा रहा है कि क्या खामेनेई ने इजराइल ईरान युद्ध की बाजी पलट कर रख दी है? इजराइल की राजधानी तेल अवीव में ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों ने तूफानी तबाही मचाई है। सिर्फ 2 घंटे के भीतर ही तेल अवीव पर 12 मिसाइलों से हमला करते हुए, जिसमें कि 25 से ज्यादा इजरायलियों के मारे जाने की खबर है। ईरान के हमले ये साबित कर रहे हैं कि ईरान पर जिस तरह से 13 जून से 17 जून तक खूनी हमले हुए, उससे ईरान को भले ही भारी नुकसान हुआ हो, लेकिन ईरान ने अब हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइलें और आत्मघाती ड्रोन से खूनी हमले इजराइल पर करने शुरू कर दिए हैं। We were hit by an Irani missile attack that was early Sunday morning. Several of our buildings were damaged. 2 of our buildings were directly hit. Luckily for us, there were no casualties, so there were nobody in the buildings. The buildings were empty, and I think that's the most important thing. None of our students, postdocs, faculty, researchers, nobody was hurt. इजराइल पर ईरान के भीषण प्रहार। आईटी पार्क और एयरबेस पर ईरान का हमला। ईरान की ताबड़तोड़ स्ट्राइक से इजराइल में हड़कंप। ईरान के ताजा हमलों में निशाना बने हैं इजराइल के टेक्नोलॉजी और सिविल इलाके। बेरशेबा के गम यम नेगेव टेक पार्क के पास एक मिसाइल गिरने से जबरदस्त धमाका हुआ। वीडियो फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि कई गाड़ियां जलकर राख हो गई है और ऊंची इमारतों की दीवारें चटक गई है। ईरान के इन जोरदार हमलों के बीच माइक्रोसॉफ्ट हेडक्वार्टर के पास भी हमला किया गया, जिसे इजरायली सेना के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जासूसी सेवाएं देने वाला हब माना जाता है। ये कोई संयोग नहीं, ये रणनीतिक हमला है। सिर्फ एक दिन पहले एक मिसाइल से बेरशेबा में सबसे बड़े अस्पताल को नुकसान पहुंचाया गया और अब एक बार फिर से ईरान की वॉर मशीन ने इजराइल के इंफ्रास्ट्रक्चर और आम नागरिकों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। इस दौरान इजराइल की तरफ से दावा किया गया कि उसने ईरान से दागी गई नई बैलिस्टिक मिसाइलों का पता लगा लिया है। तेल अवीव, बेरशेबा और नेगेव में लगातार सायरन बज रहे हैं। इजरायली मीडिया का दावा है कि ताजा हमले में 18 लोग घायल हुए हैं और कई बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचा है। देश पे अपने वजूद पे ख़तरा आता है तो वो अपना सारा जोर लगा देता है। आपने देखा किस तरह से ईरान ने भी इज़राइल के करीब 12 शहरों पे हमले किए हैं और उसका जो आयरन डोम था, क्योंकि देखिए कोई भी युद्ध प्रणाली या डिफेंस सिस्टम इतना फूल प्रूफ नहीं होता कि वो 100% सेफ्टी ग्रांट करे। हाँ, ये बात माननी होगी क्योंकि आयरन डोम एक बेहतरीन और रिलायबल डिफेंस सिस्टम है, लेकिन जिस तरह से ईरान ने हमले किए हैं, इन रडार सिस्टम्स को चकमा देते हुए उन्होंने काफ़ी डीप स्ट्राइक की हैं इजराइल के अंदर। इस बीच नेवातिम एयरबेस को भी निशाना बनाया गया। ये वही बेस है जहां से इजरायली फाइटर्स ईरान पर हमले के लिए उड़ान भरते हैं। ईरान के हमलों के जवाब में अब इजराइल ने भी अपना मोर्चा खोल दिया है। इजरायली फोर्सेस ने पहली बार ईरान के उत्तर में स्थित सेफी दरूद औद्योगिक क्षेत्र को निशाना बनाया। यह हमला खास इसीलिए भी है क्योंकि इससे पहले इजरायली स्ट्राइक केवल दक्षिण और सेंट्रल ईरान तक ही सीमित थी। अब पहली बार कैस्पियन सागर के तटीय इलाके रश्त और तेहरान के पास के लावासन क्षेत्र जोरदार बमबारी का शिकार बने हैं। एक तरफ इजराइल ईरान के न्यूक्लियर नेटवर्क को तहस नहस करने में जुटा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ माइक्रोसॉफ्ट जैसे ठिकानों पर ईरान का यह हमला दिखाता है कि वो इजराइल की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर कैपेसिटी को निशाना बना रहा है, जिसका मतलब है टारगेट बेहद सोच समझ कर चुने गए हैं। ईरान का टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर और एयरबेस पर हमले करने का मकसद है इजराइल की सामरिक ताकत को नेस्तनाबूद कर देना। इस तरह ईरान ने यह साफ कर दिया है
कि वो अब पीछे नहीं हटेगा और ये लड़ाई सिर्फ बॉर्डर पार नहीं बल्कि हर मोर्चे पर लड़ी जाएगी। इस युद्ध में सबसे परेशान करने वाली बात है ईरान की तरफ से क्लस्टर बम का इस्तेमाल। ईरान ने पहली बार इजराइल पर क्लस्टर बम से लैस बैलिस्टिक मिसाइल दागी है जो गुशदान क्षेत्र में फटी और 20 छोटे बम बिखेर दिए। ये बम 8 किलोमीटर क्षेत्र में फैले जिससे 89 लोग घायल हुए। उधर ईरान के इन खौफनाक हमलों की गूंज अमेरिका में भी सुनाई दे रही है। ईरान के हमलों की अमेरिका तक दहशत। कतर में अमेरिकी बेस से गायब दर्जनों सैन्य विमान। सैटेलाइट इमेज में इजराइल पर हमले का साइड इफेक्ट। ईरान की वॉर मशीनरी से निकली ये वो मिसाइलें हैं जो इस वक्त इजराइल में दहशत की वजह बनी हुई हैं। $1700 किलोमीटर तक मार करने वाली इस इमाद मिसाइल को भी इजराइल के खिलाफ इस्तेमाल किया गया है। ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है। इसे ईरान की वॉर मशीनरी का बेहद कारगर हथियार माना जाता है। मध्यम दूरी की इस बैलिस्टिक मिसाइल ने इजराइल को भारी नुकसान पहुंचाया है। इजराइल पर हो रहे ईरान के इन हमलों से अमेरिका भी अब चौकन्ना हो गया है। सैटेलाइट से ली गई ये तस्वीरें जरा गौर से देखिए। 5 जून की ये सैटेलाइट तस्वीरें बताती है कि कतर के अल-उदीद एयरबेस पर करीब 40 अमेरिकी विमान मौजूद थे जिनमें C-130 हरक्यूलिस, निगरानी विमान और फाइटर जेट्स भी शामिल थे और ये सभी खुले आसमान के नीचे खड़े थे। लेकिन इजराइल पर ईरान के जोरदार वार यानी कि 19 जून के बाद तस्वीरों में सिर्फ 3 विमान ही दिखाई दिए। इस अचानक गायब हुए बेड़े ने सुरक्षा विशेषज्ञों को चौंका दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कदम ईरानी मिसाइल स्ट्राइक की आशंका के चलते उठाए गए हैं। ईरान की रेंज में ये बेस आता है और बीते कुछ दिनों में ईरान ने इजरायली सैन्य ठिकानों पर 300 किलोग्राम विस्फोटकों से लैस मिसाइलें दागी हैं। ऐसे में अमेरिका ने युद्ध की संभावित चिंगारी से पहले ही अपने संसाधनों को प्रोटेक्ट करने की रणनीति अपनाई है। दूतावास ने भी सतर्कता अलर्ट जारी कर दिया है और फिर बेस पर आम लोगों की पहुंच सीमित कर दी है। हैरान करने वाली बात तो ये है कि जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद को सीज फायर एक्सपर्ट बताते हैं, ईरान के हमले के बाद उनके ही सुर बदल गए हैं। युद्ध के 8वें दिन अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के एक बयान ने हर किसी को चौंका दिया है। व्हाइट हाउस की तरफ से जारी बयान में दावा किया गया कि वो युद्ध में इजराइल के पक्ष में सीधे तौर पर उतरने के लिए अभी 2 हफ्ते का इंतजार करेंगे। हालांकि इसके बाद इजराइल ने दावा किया कि वो अकेले ही ईरान के लिए काफी है। उधर रूस ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा कि युद्ध में उसे अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। और बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल ईरान युद्ध के बीच ये बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू वॉशिंगटन पहुंचे हैं, जहां पर अब से थोड़ी देर पहले उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से अहम मुलाकात की है। ये बहुत बड़ी खबर है। नेतन्याहू के साथ इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल कात्स भी वॉशिंगटन पहुंचे हैं। तो देखिए यहाँ पर इजराइल के पीएम नेतन्याहू अचानक अमेरिका पहुंचे हैं। ये उस वक्त पहुंचे हैं जब अमेरिका की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अभी उन्हें वक्त चाहिए कि डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट जो इजराइल और ईरान के बीच युद्ध हो रहा है, अमेरिका की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होगी या नहीं होगी, 15 दिनों में अमेरिका की तरफ से सोचा जाएगा। और जिस तरीके से चीन की तरफ से भी, रूस की तरफ से भी लगातार ये कहा जा रहा है कि कूटनीतिक तौर पर इस पूरे मामले को दोनों देशों को देखना चाहिए। ऐसे में अब अमेरिका की तरफ से पहले ईरान को कहा जा रहा था कि सशर्त जो है बिना शर्त के सरेंडर करे, लेकिन ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं है। लेकिन बहुत बड़ी खबर आपको बता दें
कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू वॉशिंगटन पहुंचे हैं, जहां पर अब से थोड़ी देर पहले उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की है। नेतन्याहू के साथ इजराइल के रक्षा मंत्री भी वॉशिंगटन पहुंचे हैं। यहां पर यह बड़ी खबर इसीलिए बन जाती है क्योंकि अमेरिका की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट, और देखिए जिस तरीके से 13 जून को जिस तरीके से इजराइल की तरफ से ईरान पर अटैक किया गया था, राइजिंग लाइन के तहत जो अटैक किया गया था, उसके बाद ये पहली मुलाकात है जब बेंजामिन नेतन्याहू यहां पर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने पहुंचे हैं। मुलाकात के बाद क्या बातें हुए, क्या अमेरिका युद्ध में कूदने वाला है, डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट अमेरिका की होगी? क्योंकि अमेरिका की तरफ से पहले जिस तरीके से ये कहा जा रहा था कि वो ईरान को बार बार कह रहा है कि उन्हें पता है कि खामनेई कहां पर है, वो सरेंडर कर ले, लेकिन ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं है। अमेरिका की तरफ से ये साफ संकेत दे दिए गए हैं कि 15 दिनों में वो तय करेंगे कि वो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट यानी कि डायरेक्ट वो समर्थन इजराइल को देंगे या नहीं देंगे। इस बीच आपको बता दें, अचानक से ये बहुत बड़ी खबर, जहां पर बेंजामिन नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने पहुंचे हैं, उनके रक्षा मंत्री भी उनके साथ पहुंचे हैं। कई मायने इस मुलाकात के निकाले जा रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से इजराइल की तरफ से ईरान पर एक के बाद एक लगातार अटैक किए जा रहे हैं, खासतौर पर न्यूक्लियर साइट्स को अटैक किया जा रहा है। आज भी एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट की मौत की खबर सामने आ रही, तो वहीं ईरान की तरफ से भी ताबड़तोड़ हमले जो हैं वो लगातार जारी है। ईरान की तरफ से साफ तौर पर चेताया जा चुका है कि वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। नीरज ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज, मुलाकात के क्या मायने निकाले, क्या बातचीत हुई है बेंजामिन नेतन्याहू और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की? देखिए, आगे की रणनीति जो है उस पर बातचीत हुई है कि अमेरिका की भूमिका क्या होगी, क्योंकि जिस तरह से ईरान की तरफ से हमले लगातार बढ़ रहे हैं, और न सिर्फ हमले बढ़ रहे हैं, उनके बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं इजराइल के बड़े बड़े शहरों पर हमला कर, तो ट्रंप प्रशासन ने जो वक्त निर्धारित किया 2 हफ्ते का, उस संदर्भ में ये बातचीत हुई है और आगे की रणनीति पर चर्चा हुई है। खुद कहा गया है कि अभी हाल ही में कि जिस तरह से व्हाइट हाउस ने बयान दिया था कि 2 हफ्ते का वक्त ट्रंप लेंगे इस पूरे मामले में अपने फैसले के लिए कि आगे क्या करते हैं। तो इस बातचीत में आने वाले वक्त की रणनीति को लेकर बातचीत हुई और जो सोर्सेस से अब तक जानकारी आई है उसके मुताबिक यूएस डेलिब्रेट कर रहा है कि इसमें वो ज्वाइन करे कि नहीं ईरान के खिलाफ इजराइल के साथ युद्ध में। ये बातें हुई हैं जो अब तक सूत्रों से हमें खबरें मिली है, और ट्रंप कह रहे हैं इस तरह की 2 हफ्ते का वक्त लेंगे वो। जी शुक्रिया नीरज फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन इस बीच बड़ी खबर गाजा से आ रही है। जी हां, गाजा में इजरायली सेना की बहुत बड़ी कार्रवाई सामने आई है। 7 अक्टूबर के हमले में शामिल एक और हमास का आतंकी मारा गया है। 7 अक्टूबर को जिस तरीके से इजराइल पर यह हमला किया गया था, हमास के लड़ाकों की तरफ से हमास की खूंखार ब्रिगेड अल कासिम का टॉप कमांडर मारा गया है। ये जानकारी निकल कर आ रही है। हमले में हमास कमांडर अली आगा की भी मौत की खबर सामने आ रही है। तो बड़ी खबर ये गाजा से है, जहां पर इजरायली सेना की यह बहुत बड़ी कार्रवाई सामने आई है। और इस बीच आगे बढ़ते हैं। पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ऑपरेशन सिंदूर से, जी हां, पाकिस्तान की तबाही का सच सबके सामने कबूल किया, और अब पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने माना है कि ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान पर कैसे कहर बरपाया गया है। यही नहीं, डिप्टी पीएम ने तो ट्रंप के उन दावों की भी पोल खोलकर रख दी जिसमें भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम की क्रेडिट ट्रंप ले रहे थे। ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ, इसको लेकर विवाद और सियासत तो पिछले कई दिनों से देश में चल रही है। पाकिस्तान के नुकसान को लेकर भारत सरकार और सेना का दावा अलग अलग है। तो कांग्रेस समेत कई विपक्षी नेताओं का दावा अलग है। कोई ऑपरेशन सिंदूर को छिटपुट बताता है, तो कोई कहता है कि पाकिस्तान में कोई ऑपरेशन हुआ ही नहीं। अब सवाल यह है कि आखिर सच क्या है और किसके दावे झूठे हैं, किसके सच्चे। दरअसल पीटने वाले के दावे पर अक्सर लोग सवाल उठाते हैं। ऐसे में सच तो वही बताएगा जो पिटा हो, क्योंकि असल दर्द तो उसने ही महसूस किया है।
और वो चीख चीख कर लोगों को अपने घाव दिखाएगा और बताएगा भी। ऐसा ही पाकिस्तान कर रहा है। पाकिस्तान ने एक बार फिर माना है कि ऑपरेशन सिंदूर में उसे बड़ा नुकसान हुआ, और ये बात पाकिस्तान के किसी छोटे मोटे नेता ने नहीं, बल्कि खुद पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इशाक डार ने माना है। पाकिस्तानी टीवी चैनल से बातचीत के दौरान इशाक डार ने 9 और 10 मई की दरमियानी रात का जिक्र किया कि कैसे भारत ने उसके ठिकानों को निशाना बनाया। आप भी जरा पाकिस्तान का ये कबूलनामा गौर से सुनिए। और प्राइम मिनिस्टर ने ऑथराइज किया आर्म फोर्सेस को, डिटेल तय हो गई कि हमने क्या रोल आउट करना है, और वो हमने 4 बजे के बाद शुरू किया। ये उनकी फिर एक बदकिस्मती मैं कहूँगा इंडिया की कि उन्होंने 2:30 बजे फिर वही हरकत कर दी कि जी नूर खान एयरबेस पे, शोरकोट एयरबेस पे, 2 एयरपोर्ट्स पे उन्होंने फिर अटैक किए उसी रात को, 6 और 7 की दरमियानी रात को। जाहिर है ये सबूत काफी हैं ये बताने के लिए कि ऑपरेशन सिंदूर में आखिर हुआ क्या था, और जो हुआ वो छिटपुट नहीं था, तबाही मची थी, और ऐसी तबाही कि महीनों बाद भी पाकिस्तान को बार बार उसकी याद आ रही है। हालांकि ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान की तरफ से पहली बार ये सच बयां किया गया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ तो यही सच नए नवेले फील्ड मार्शल असीम मुनीर के सामने बयां कर चुके हैं और बता चुके हैं कि कैसे भारत के ब्रह्मोस ने तबाही मचाई थी। We decided to respond in a measured fashion to Indian aggression, and we had decided that at 4:30 in the morning after Fajr prayers, Pakistan Armed Forces, led very ably by our Field Marshal, Chief Army Staff sitting here, Syed Asim Munir, to teach a lesson to our enemy. But before that hour reached, India again launched missile attacks, BrahMos, and hit Pakistan's various provinces, including airport in Rawalpindi and other places. इशाक डार के बयान को लेकर अब बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोला है और सवाल किया है कि कांग्रेस को और क्या प्रमाण चाहिए। शहबाज शरीफ के बाद, प्रधानमंत्री के बाद, अब उनके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर ने स्वीकारा है कि उनकी इतनी कल्पना से परे जाकर तबाही हुई है बेसिस की, कि गिड़गिड़ाते हुए, भीख मांगते हुए वो न केवल कटोरा लेकर यूएस के पास गए बल्कि सऊदी के पास भी गए। इसका मतलब भारत ने कोई सरेंडर भी नहीं किया, भारत ने कोई सीजफायर भी नहीं किया। हालांकि कुछ लोग छुटपुट फेलियर बता रहे थे ऑपरेशन सिंदूर को। और इतना ही नहीं, पाकिस्तान के डिप्टी पीएम इशाक डार ने तो ट्रंप के उस दावे को भी गलत साबित किया जिसमें उन्होंने दोनों देशों के बीच मध्यस्थता का दावा किया था। इशाक डार ने कहा कि भारत के अटैक के फौरन बाद सऊदी प्रिंस ने उन्हें फोन किया था और पूछा था कि अगर पाकिस्तान युद्ध रोकना चाहता है तो वो भारत के विदेश मंत्री से बात करे, जिस पर पाकिस्तान ने सहमति जताई थी। भाई दी उसके बाद विद इन 45 मिनट्स मुझे सऊदी प्रिंस फैसल साहब का फोन आया और उन्होंने मुझे वही बात की कि ब्रदर आई जस्ट अंडरस्टूड कि जी आपकी बात हुई है रूबियो से और अपना एम आई ऑथराइज्ड टू टॉक टू जयशंकर आल्सो एंड कन्वे के यू नो यू आर रेडी दे स्टॉप। आई से यस ब्रदर यू कैन। और उन्होंने मुझे वापस फोन भी किया। प्रिंस फैसल ने को 20-25 में फोन किया कि मैंने जयशंकर साहब को ये कह दिया। तो बात यह कि अगर ये उन्होंने अपना किरदार अदा किया है और वो क्रेडिट लेते हैं, 13 दफा ले ले, 130 दफा ले लें, हमें उसको वेलकम करना चाहिए। यूएस के द्वारा कोई इंटरवेंशन किया जा रहा था तो सऊदी के पास क्यों जाता पाकिस्तान? इसका मतलब किसी थर्ड पार्टी ने, थर्ड देश ने कोई रोल अदा नहीं किया। और भारत ने साफ साफ अपने सभी मित्रों को कम्युनिकेट किया था कि यदि पाकिस्तान कुछ कहना चाहता है वो डायरेक्टली कहे, और वही बात हुई। जो बात अभी शकदर बता रहा है, पाकिस्तान के डीजीएमओ ने बोला कि हमारे बेसिस तबाह हो गए, हम अब रुक रहे हैं, हम कुछ नहीं करेंगे, हमें बख्श दो। तो इतना साफ साफ सारा प्रमाण आने के बाद भी कुछ लोग एलओपी का मतलब समझते हैं लीडर ऑफ पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा,
और वो आज भी पाकिस्तान के लिए ही, जब पाकिस्तान खुद स्वीकार रहा है तब भी वो पाकिस्तान के नैरेटिव को ही बल दे रहे हैं। कम से कम ऐसी सरेंडर लॉबी, ऐसी ट्रंप ने मीडिएट कर लिया लॉबी को जो मुंह तोड़ जवाब मिला है, उनको कम से कम अब देश से, सेना से और सेना की और देश की जो हमारी एक विदेश नीति और कूटनीति रही है, उसके लिए अपमानजनक टिप्पणियां करने के लिए माफी मांगनी चाहिए।